ताज़ा सौदा में आप सबका स्वागत है। बाजारों के खुलने की तैयारी और प्री ओपनिंग सेशन से शुरुआत हो उससे पहले एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालें तो 7-8 अंकों की कमजोरी, कोई खास रुझान नहीं है। थोड़ा 10 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है एसजीएक्स निफ्टी। तो अप्रैल सीरीज की शुरुआत सुस्त होने के आसार आपको दिखेंगे प्री ओपनिंग सेशन से, ये संकेत आते हुए दिख रहे हैं। दुनिया भर के बाजारों में भी माहौल सुस्ती का ही है। अमेरिका में मुश्किल से 40 पॉइंट नीचे क्लोजिंग होते हुए दिखी है। एशियाई बाजार मिले जुले कुछ ऊपर कुछ नीचे और वो भी बेहद सीमित दायरे में। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर इस वक्त सेंसेक्स और निफ्टी पर कल के 640 पॉइंट के फॉल के बाद 14 अंकों की तेजी सेंसेक्स में दिखेगी। 34 अंक ऊपर आपको निफ्टी नजर आएगा। बाजार के खराब के मूड के साथ कल हमने रुपए में भी कमजोर शुरुआत होती हुई कमजोरी देखी थी। आज देखना होगा वहां पर किस तरह की रुझान दिखती। कमजोरी थोड़ी बढ़ती हुई 13 पैसे कमजोर 62.80 के लेवल पर खुलता हुआ रुपया, यानी कि माहौल थोड़ा थोड़ा कमजोरी की तरफ बरकरार है। आइए स्टॉक्स पर नजर डाल दें। निफ्टी पर टॉप गेनर के तौर पर आइडिया सेल्यूलर 5% ऊपर नजर आएगा। आइडिया से 3% ऊपर। टाटा पावर में भी इतनी ही मजबूती है। ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो एक्शन में। आइडिया 10% ऊपर दिख रहे हैं। ऑक्शन खत्म हो चुके। वैसे लोग ये मान रहे थे कि सबसे ज्यादा एग्रेसिव बिडिंग आइडिया की तरफ से होगी। 30,000 करोड़ की बिडिंग आइडिया ने की, लेकिन शायद इसलिए पॉजिटिव दिख रहा है कि भारतीय एयरटेल से उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी एग्रेसिव बिडिंग करेंगे। उन्होंने भी 30,000 करोड़ के आसपास की बिडिंग की। तो देखना होगा भारतीय और आइडिया आज किस तरह से एक्शन में रहते हैं। ये बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है आज के सेशन में टेलीकॉम स्टॉक्स का एक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ और उनसे लेते हैं राय किस तरह का रुझान बनाया जाए। बैंक निफ्टी, दीपेश आपसे राय लेना चाहता हूं। क्या निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी शॉर्ट करना ज्यादा प्रीफर करेंगे आप? जैसा कह भी रहे थे कि उछाल आए तो बिकवाली करनी चाहिए, कैसे करेंगे ट्रेड बैंक निफ्टी को आप? एब्सोल्युटली मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग ही ऐसा एक सेक्टर है जो मार्केट को यहाँ से और ड्रैग कर सकता है नीचे। ऊपर मुझे लग रहा है कि 18,600 एक अच्छा लेवल है जहाँ अच्छे शॉर्ट्स इनिशिएट किए जा सकते हैं या किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स जो बनी हो, जो मैं देखे है अगर पूरी एक्सपायरी में मार्च एक्सपायरी में जो लॉन्ग्स क्रिएट हुई है, तो मुझे लग रहा है कि 18,500 से लेके 19,400 के बीच में काफी लॉन्ग्स क्रिएट हुए हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो ऑल जो भी लॉन्ग्स क्रिएट हुए, मैंने ये भी नोटिस किया है कि वो सब लॉन्ग्स काफी हद तक रोल ओवर्स हुए, कैरी फॉरवर्ड हुए अप्रैल सीरीज में। 67% रोल ओवर्स देखे गए बैंक निफ्टी में, 68% उनका एवरेज है। तो तकरीबन जो भी लॉन्ग्स बने हुए थे वो सब क्रिएट होते हुए नजर आए। जो बदला दिख रहा है, बदला भी एज हाई एज 200 पॉइंट्स दिख रहा है ऑन द हायर साइड। तो जो भी मैं सभी को एडवाइस करूंगा, जो भी जिन्होंने लॉन्ग्स क्रिएट किए वो 18,500 18,600 के लेवल्स पे एक बार अपने लॉन्ग्स रिड्यूस कर सकते हैं। वेरेज वो लेवल्स ऐसे जहां पे शॉर्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। ऊपर में 19,000 का एक स्टॉप मान के नीचे में 17,600 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में इजीली देखे जा सकते हैं अप्रैल एक्सपायरी में। ओके, तो दबाव देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन स्टॉक्स जिस पर आज नजर हम पहले से कह रहे हैं कि टेलीकॉम कंपनियों पर होनी चाहिए। आइडिया जैसे हम कह रहे थे कि काफी अग्रेसिव बिडिंग की है। मक्वारी कह रहा है कि एक बड़ा पॉजिटिव है, कंपनी अपना बिजनेस काफी अग्रेसिवली एक्सपैंड कर पाएगी। 215 का टारगेट दिया है। आप बुलिश है राकेश आइडिया को लेकर? क्या 187 पर आज को अगर खरीदता है, क्या टारगेट रखेंगे, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए? अर्षित, अगर हम आइडिया और भारती दोनों का स्ट्रक्चर देखें तो दोनों स्टॉक्स एक री रेटिंग पे लगते हैं और गिरते बाजार में मार्केट को आउट परफॉर्म करने का पोटेंशियल है। मेरा ऐसा मानना है आइडिया को थोड़ी सी करेक्शन पे बाय करना चाहिए। 168 169 एक इसका बेस बन चुका है। ऊपर में एक रेजिस्टेंस है इसका, 187 का एक रेजिस्टेंस है। बट जिस तरीके से चार्ट पैटर्न है, मेरा ऐसा मानना है 187 का लेवल स्टॉक तोड़ सकता है और आइडिया शायद पहला टेलीकॉम काउंटर बने जो कि एक नया लाइफ टाइम हाई लगाएगा। क्लियरली आइडिया को एक्यूमुलेट करना चाहिए, थोड़ा सा आउटलुक बढ़ा रखना चाहिए। 210 215 के लक्ष्य इसमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ भारती की बात करें तो भारती का भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है और शॉर्ट टर्म में 415 417 के लेवल्स और थोड़ा सा इसको होल्ड करते हैं तो 435 440 के लेवल्स भारती में देखने को मिल सकते हैं। चलिए भारतीय आइडिया दोनों में तेजी की राय। सुनील, निफ्टी के बदलावों पर आपसे राय लेना चाहता हूं। जेएसपीएल और डीएलएफ दोनों एग्जिट हो रहे हैं। आइडिया और यस बैंक आज से शामिल हो रहे हैं। चारों स्टॉक्स में क्या करेंगे आप? क्या करना चाहिए, क्या राय है? अनिल जी, अगर आप देखोगे एम्पिरिकल स्टडी, जब कोई कंपनी इंडेक्स से बाहर जाती है या कोई बाहर आती है, और इंडिया में नहीं कहीं भी आप ग्लोबली भी देख लो, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि ऐसा जरूरी नहीं कि जो इंडेक्स में कंपनी आती है वो आउट परफॉर्म करे, वो इंडेक्स से जो बाहर जाती है वो अंडर परफॉर्म करे। डेफिनेटली डीएलएफ और जीएसपीएल जो बाहर जा रही है वो
काफी दिनों से ये पता था कि ये जाएगी बात, तो मुझे नहीं लगता है इससे कोई इमीडिएट कोई नेगेटिव रिएक्शन आएगा। जिस तरह से जो कंपनी आ रही है उसके कोई पॉजिटिव बेनिफिट नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से दोनों की जो फंडामेंटल्स है उसके हिसाब से देखना चाहिए कि कैसे वो कंपनी परफॉर्म करी। जैसे हमने पहले बताया था, JSPL में इतना बुलिश नहीं हो, DLF में इतना बुलिश नहीं हो, फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि जो रियल एस्टेट का जो माहौल है ऑल ओवर इंडिया में कोई काफी अच्छा नहीं है। बाजार डिस्काउंट दे रहे, काफी वॉल्यूम काफी लो है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो स्टॉक आपको आउट परफॉर्म करके दिखे। तो डेफिनेटली एक अवॉइड करने वाली बात है दोनों JSPL और DLF की। लेकिन आइडिया और येस बैंक का क्या वहां पर आपको लग रहा है पोजीशंस आएंगी? क्योंकि नॉर्मली जब भी इंडेक्स में शामिल होता है कोई शेयर, फिर इंडेक्स बेस्ड फंड्स में पोजीशन ज्यादा आती हुई दिखाई देती है। लेकिन आपकी बात सही है, ये जो आप बोल रहे हो वो जो फंडामेंटली एक लॉजिक से बात सही होती है, लेकिन जब आप उसका परफॉर्मेंस देख लेते हो, और काफी एम्पेरिकल स्टडी बनाई हुई है यहाँ पे इंडिया में नहीं, काफी बाहरी देशों में भी, जैसे आप US या UK में देख लो, तो ऐसा कोई दिखता नहीं है कि जो इंडेक्स में कंपनी आती है वो आउट परफॉर्म करती है। अगर इन दोनों कंपनियों की सिर्फ फंडामेंटल्स देखें तो आपको क्या लग रहा है? आइडिया, मेरा मानना है कि थोड़ा ओवर वैल्यू है। मुझे नहीं लगता है कि जो हम लोग बात करें कि जो एग्रेसिव बिडिंग हुई है टेलीकॉम में, वो अपने कस्टमर्स को पास ऑन कर पाएंगे, बिकॉज डेफिनेटली एक मार्केट थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है। प्लस एक नए प्लेयर आने वाले रिलायंस जियो, वो भी एक देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो कंपटीशन इंक्रीज होगा। जब कंपटीशन इंक्रीज होता है तो आपको एक कस्टमर रिटेन करने के लिए एक जिम्मेदारी बन जाती है। वहां पे आप ना तो उसको प्राइस इंक्रीज करने की बात करो, लेकिन प्राइस डिक्रीज करने की बात करते हो, तो मुझे लगता है सभी प्लेयर के लिए आरपू कम रहेगा और आइडिया वुड बी पार्ट ऑफ इट। एज फार एज येस बैंक इज कंसर्न, डेफिनेटली उसका आप जो प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हो काफी थोड़ा एग्रेसिव लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि यहां से उसको कुछ ज्यादा स्कोप उसको भी है प्राइस एप्रिसिएशन के लिए, तो डेफिनेटली मुझे दोनों वो भी लग रहा है कि शायद अंडर परफॉर्म ही करें। ओके, पीपा और डिफेंस के चार्ट्स बताइए राकेश, क्या लग रहा है? क्योंकि खबरें आ रही कि शायद इनका CDR अप्रूव हो सकता है। ये सोर्स बेस्ड खबरें हैं। चार्ट्स पर क्या सिचुएशन दिख रही है? 63 रुपए पर स्टेक खरीदी है रिलायंस इंफ्रा ने, 66 रुपए पर ओपन ऑफर आया, स्टॉक वहां से अच्छा खासा नीचे है इस वक्त। क्या लगता है अनिल जी? चार्ट्स काफी नेगेटिव हैं। इसके ऊपर में देखें तो 58 से लेकर 60 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया, और जिस तरीके से इसमें टेक्निकल पैटर्न है, फर्दर गिरावट यहां से रोल आउट नहीं की जा सकती है। 52, 53 के स्तर इस स्टॉक के अंदर मेरा ऐसा मानना है शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। उछाल पे मेरा ऐसा मानना है स्टॉक से निकलना ही चाहिए। ओके, एक और चार्ट वीडियोकॉन के देखकर बताइए। यहाँ पर एक DRI की तरफ से एक्शन आता हुआ दिखाया। उन्होंने एक शो कोज नोटिस इशू किया है कंपनी को। 160 करोड़ की एंटी डंपिंग ड्यूटी बचाने की वजह से एक शो कोज नोटिस मिला है कंपनी को। क्या चार्ट्स पर कमजोरी के संकेत हैं? वैसे स्टॉक 190-200 से ऑलरेडी करेक्ट होकर 145 तक तो आ ही चुका है। अनिल जी, काफी ज्यादा कमजोरी के संकेत हैं, काफी बड़ा ब्रेकडाउन है। स्टॉक ने 157, 158 के सपोर्ट को तोड़ा है, और अब देखें तो 157, 158 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है, और कंजर्वेटिव बेसिस पे भी देखें तो मेरा ऐसा मानना है नीचे में 138 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और फर्दर स्टॉक में कोई बड़ी बात नहीं है, डिक्लाइन जो है 120 रुपए के स्तरों तक का भी देखने को मिले स्टॉक के अंदर। ओके, ये है राय वीडियोकॉन पर, तो नजर में रहेगा ये शेयर भी उस खबर पर। लेकिन कहां पर ट्रेड का मौका दिख रहा है और किस तरह की पोजीशंस आज ट्रेडर्स लेने के लिए तैयार है? सोनम ने कई लोगों से बात की। सोनम, बताइए, कल की मार के बाद क्या कुछ हिम्मत कर रहे हैं ट्रेडर्स खरीदारी की कॉल्स देने में, या फिर आज भी फिर बिकवाली का ही प्लान है? कल के बाजार के गिरावट के बाद बिकवाली की तो सलाह है ही, लेकिन इस बिकवाली में या फिर इस गिरावट में कुछ खरीदारी के भी मौके बन रहे हैं। हमारा पहला कॉल है मंगलकेशर सिक्योरिटीज के राजेश सतपुते का, जिन्होंने खरीदारी की सलाह दी है बैंक ऑफ इंडिया पे। उनका मानना है चार्ट्स पर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने मिला है, मतलब स्टॉक ने अपना एक नया लो बनाया है और यहां से एक बढ़त की उम्मीद रख सकते हैं। तो 3 से 4 दिन के लिए इसमें खरीदारी करके चलिए, लक्ष्य रहेगा 208 का। हमारा दूसरा कॉल है सिमीभौमिक.com की सिमी भौमिक, जिन्होंने खरीदारी की सलाह दी है BPCL पे। उनका मानना है इस काउंटर में एक रिकवरी की उम्मीद रखी जा सकती है, तो खरीदारी करके चलिए। मंडे तक इस काउंटर को होल्ड करेगा अगर इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो जाता है। 1 से 2 दिन के लिए पहला लक्ष्य रहेगा 778 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 784 का। हमारे तीसरे और चौथे कॉल के लिए हमारे साथ बने हुए हैं आरके ग्लोबल के राकेश बंसल। गुड मॉर्निंग सर, कहिए आज आपके 2 कॉल्स कौन से रहेंगे? गुड मॉर्निंग सोनम, मेरे दोनों कॉल सेल कॉल हैं। पहला सेल कॉल होगा एशियन पेंट्स पर। इसमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। स्टॉक का रुझान अब लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का है। मेरा ऐसा मानना है 820 का स्टॉप लॉस लगा के एशियन पेंट को बेचना चाहिए 755 के टारगेट के लिए। और दूसरा सेल कॉल होगा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पर।
इसके अंदर भी एक नेगेटिव स्ट्रक्चर है। कल एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। जिस तरीके का मेल्टडाउन हमने LIC हाउसिंग और बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में देखा है, उस तरीके से इसमें गिरावट नहीं आई है। बट मेरा ऐसा मानना है अब आने वाले 2-3 दिनों में इसमें भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। 568 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बेचना चाहिए 520 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो बाजार पर आपका नेगेटिव अप्रोच बना हुआ है। 2 नेगेटिव कॉल्स आते हुए या फिर बिखवाली के कॉल्स आते हुए राकेश बंसल की तरफ से। हमारा आखिरी कॉल है ग्लोब कैपिटल लिमिटेड के नीरव अखारिया का, जिन्होंने बिखवाली की सलाह दी है रिलायंस कैपिटल पे। उनका मानना है शेयर ने अपना लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो था 435 का, उसको तोड़ दिया है और गिरावट और देखने मिल सकती है। तो 3 दिन के लिए इसमें बिखवाली करके चले, लक्ष्य रहेगा 412 का। बिल्कुल, तो ये राय आती हुई ट्रेडिंग के लिहाज से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक मजबूत शुरुआत की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं भारतीय बाजार। प्री ओपनिंग सेशन में डबल सेंचुरी मारने के मूड में है सेंसेक्स और निफ्टी 50 अंक ऊपर नजर आएगा। बेहतर शुरुआत होगी, लेकिन एक बात ध्यान रखनी चाहिए और वो ये कि कल क्लोजिंग के वक्त ऑलरेडी जो एवरेज क्लोजिंग प्राइस आई थी वो नीचे आई थी, क्योंकि जब बाजार बंद होते होते दिख रहे थे तो आखिरी मिनटों में बाजार ने अपने लोअर लेवल से 50-55 पॉइंट की रिकवरी ऑलरेडी दिखाई थी। 83.25 का लो बनाकर हम लगभग 83.80, 83.85 के आसपास आ गए थे। फिर क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे होती हुई दिखती है, एवरेज क्लोजिंग जो आधा घंटे के लिए थे। तो उस लिहाज से देखें तो शायद उतनी शायद आपको नजर ना आए कि मजबूती है, लेकिन क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो एक बढ़िया मजबूती के साथ बाजार ऊपर आ सकता है। अच्छी बात यह भी कि बैंक निफ्टी मजबूत होने के संकेत दे रहा है इस वक्त, ये एक अच्छा संकेत है। एक और स्टॉक दीपेश, वायदा कारोबार में अदानी एंटरप्राइजेस, यहां पर इनका जो ऑस्ट्रेलिया में कोल माइन प्रोजेक्ट है उसको लेकर फिर से कुछ दिक्कतें आ सकती, इस तरह की खबरें आ रही है। ये मामला खटाई में पड़ता हुआ दिख रहा है। अदानी एंटरप्राइजेस क्या कहीं शॉर्ट पोजीशन बनाने का मौका दे रहा है या फिर ओवरसोल्ड है? इस लेवल पर वेट करना चाहिए, क्या करेंगे? ऑनेस्टली देखा तो ये क्लोजली ट्रैक तो नहीं किया है, बट सिंस इतना न्यूज ड्रिवन है तो मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। ये फंडामेंटली कितनी बड़ी नेगेटिव न्यूज है ये। $16.5 बिलियन का ये प्रोजेक्ट था और इसमें सिर्फ कोल माइन ही नहीं, इनके पोर्ट प्रोजेक्ट है, कुछ रेलवे प्रोजेक्ट्स भी क्वींसलैंड में लगाने की तैयारी थी। डेफिनेटली काफ़ी नेगेटिव है कि ग्रोथ मोमेंटम यहाँ से आ सकती थी और वो नहीं आएगी। लेकिन दूसरी बात ये भी एक देखनी है अडानी एंटरप्राइजेस को, उन्होंने एक अनाउंस किया है डीमर्जर, जहाँ पे अडानी एंटरप्राइजेस अपने आप को डीमर्ज करेगा, अपना वर्टिकल डिवीजन करेगा पावर का और दूसरे बिजनेस का। तो डेफिनेटली वो भी एक उसके फैक्टर्स हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको अडानी एंटरप्राइज को नहीं खेलना, अगर दूसरे सेक्टर को खेलना, तो डेफिनेटली आप अडानी पोर्ट और अडानी पावर में खेल सकते हो इंस्टेड ऑफ अडानी एंटरप्राइजेस। ओके, तो यहाँ पर कंपनी के दूसरे स्टॉक्स पर आप ध्यान रखें, लेकिन आज इसका कुछ असर पड़ता हुआ जरूर दिखाई देगा। और बिंदु फार्मा पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी दीपेश। ये इनफैक्ट CNX मिड कैप इंडेक्स से बाहर जा रहा है और आपको याद होगा कि पिछली सीरीज में, मार्च की सीरीज में सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी का बना है वो फार्मा कंपनियों में बना है और बिंदु फार्मा एक परफॉर्मर था। नई सीरीज के लिए क्या आपको लग रहा है उतना ही बड़ा मौका है एनकाउंटर से रिटर्न्स कमाने का, या फिर अब यहाँ से पैसा निकाल के कहीं और आप लगाने के फेवर में है? मुझे लग रहा है कि फार्मा ऐसा एक सेक्टर है जहां से पूरा जो भी पॉजिटिवनेस दिखा है वो ये लेवल्स पे बुक कर लेना चाहिए। प्लस अगर एक सेक्टर शिफ्ट करना चाहिए तो सीमेंट ऐसा एक सेक्टर लग रहा है जहां शिफ्ट कर सकते हैं। ACC वुड बी माई बेस्ट पिक। मुझे यहां से आराम से 5 to 8% का अपसाइड दिख रहा है ऑन द हायर साइड ACC के अंदर। सो एक फार्मा सेक्टर में जहां पे एक अच्छा मुनाफा आ रहा है, तो ऐसे मार्केट में तो मैं सब ट्रेडर्स को सलाह दूंगा कि एक बार तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। ओके, यहाँ पर एक स्टॉक सद्भाव इंजीनियरिंग, चार्ट पर बताएं राकेश क्या सिचुएशन है, क्योंकि खबरें यहाँ पर आ रही है कि इनकी जो एक ग्रुप कंपनी है, हो सकता है सब्सिडरी भी हो, सद्भाव इंफ्रा, इनके IPO को जो रेटिंग एजेंसी क्रिसिल है उन्होंने अच्छी रेटिंग दी है। 5 पे पैमाने पर 4 की रेटिंग काफी अच्छी कही जा सकती है। अबव एवरेज फंडामेंटल्स की रेटिंग की बात की है। स्टॉक थोड़ा ऊपर दिख रहा है आज प्री ओपनिंग सेशन में, लगभग 4%। क्या करना चाहिए? अनिल जी, अगर हम इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर बुलिश है और स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई है। अगर हम देखें 250 रुपए से 380 रुपए तक की रैली देखी है और अब चार्ट देख के ऐसा लगता है कि एक हेल्दी करेक्शन स्टॉक में जस्ट शुरू हुआ है और ऊपर में स्टॉक में इमीडिएटली देखें तो 350, 352 एक सप्लाई एरिया है। कल 326 के अराउंड स्टॉक ने क्लोजिंग ली थी। मेरा ऐसा मानना है अगर इस पॉजिटिव न्यूज के चलते स्टॉक में कोई रैली आती है और किसी के पास स्टॉक के पोजीशन पड़ी है तो रैली को यूज करना चाहिए मुनाफा वसूल करने के लिए। ओके,
तेजी में मुनाफा वसूली करें, ये राय आती हुई राकेश की तरफ से यहाँ पर सद्भाव इंजीनियरिंग में। चलिए बाजारों के खुलने की तैयारी और अब जो संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं वो बता दें आपको। और इस बीच करेंसी मार्केट में भी कमजोरी के थोड़े से संकेत हमने देखे हैं, रुपए में भी हल्की सी कमजोरी होती हुई दिखी। देख लेते हैं इस वक्त किस तरह का लेवल है। 62.72 यानी कि फ्लैट शांत कारोबार होता हुआ दिखा है। निफ्टी पर नजर डालिए, कमजोरी थोड़ी सी दिख रही है बीपीसीएल में 1% के नुकसान के साथ क्रूड के बढ़े हुए दामों का। लेकिन आइडिया आज से जो निफ्टी में अपना प्रवेश कर रहा है, डेब्यू कर रहा है, यहाँ पर 2.5% की मजबूती है। बैंक्स मजबूत होंगे, आईसीआईसीआई, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर तेजी के पूरे आसार दिख रहे हैं। पहली टिक आपकी डबल सेंचुरी के साथ शुरुआत की है सेंसेक्स ने, 230 अंक मजबूत, 8,400 के पार खुलता हुआ निफ्टी, 64 अंकों की मजबूती। तो काफी बेहतर शुरुआत कही जा सकती है। कल की गिरावट से उबरने की कोशिश बाजार की यहाँ पर होती हुई दिख रही है। टॉप गेनर आइडिया सेलुलर 2% का फायदा और इन्फोसिस 1.5% ऊपर। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई ने पॉजिटिव शुरुआत की है। टीसीएस, एलएनटी जैसे दिग्गज भी हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ये सारे स्टॉक्स हैं जो मजबूती की तरफ बढ़ाते हुए बाजार को। डॉक्टर रेड्डीज 1% नीचे है, यहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी होती हुई दिख रही है। लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर डेफिनेटली कहा जाएगा यहाँ पर जेएसपीएल, 5% की तेजी अब जेएसपीएल के काउंटर पर देखने को मिल रही है। हालांकि निफ्टी से बाहर हुआ है, लेकिन कल दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का जो असर यहाँ पर स्टॉक पर देखने को मिल रहा है और वायदा कारोबार में ये इस वक्त टॉप गेनर के तौर पर। इसके ठीक पीछे है यूनिटेक 3% ऊपर, आइडिया सेलुलर 2% ऊपर, इन्फोसिस में 1.5% का नुकसान और कुछ स्टॉक टीवीएस मोटर जैसे थोड़े पॉजिटिव खुलते हुए। कमजोर क्या है? महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.5% का नुकसान, एमटेक ऑटो 1.5% नीचे, एनएमडीसी, बीपीसीएल, गेल जैसी सरकारी कंपनियों में है प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ पर 1 से 1.5% तक का नुकसान। बाजार की मजबूती थोड़ी अब धीमी पड़ती हुई दिख रही है। उछाल में बिकवाली का रुझान, एग्जिट करने का रुझान फंसे हुए ट्रेडर्स की तरफ से बरकरार नजर आएगा आपको। आप देख सकते हैं तेजी जो है वो सिर्फ 30 अंकों की बची है निफ्टी में और सेंसेक्स अब 100 पॉइंट ऊपर है, यानी कि शुरुआत के 2 मिनटों में ही अपने आधे गेंस गंवाता हुआ सेंसेक्स इस वक्त आपको नजर आएगा, निफ्टी आपको इस वक्त नजर आएगा। तो ये इस वक्त का रुझान है। लेकिन बैंक निफ्टी पर नजर डालिए, 0.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर बरकरार है। निफ्टी फ्यूचर्स आपके सामने हाजिर करेंगे 8453, ये निफ्टी फ्यूचर्स है और 8361 यानी कि निफ्टी फ्यूचर्स में अगर आप देखें तो प्रीमियम घटती हुई दिख रही है। 25 पॉइंट प्रीमियम घट चुकी, कल 113 पॉइंट की प्रीमियम थी, तो लगभग 25 पॉइंट की प्रीमियम घटकर अब आप देख सकते हैं लगभग 90 पॉइंट के आसपास की प्रीमियम रहेगी। तो ये इंटरेस्टिंग रुझान है कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने रोल ओवर अगर अपनी पोजीशन की है तो प्रीमियम का नुकसान वहां पर साफ तौर पर होता दिख रहा है। हर्षदा, और कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर एक्शन के तौर पर? मिड कैप साइड पर अनिल हमने देखा है यहाँ पर इंडेक्स में जो है 70 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है, 0.5% का इजाफा देखा जा रहा है। लेकिन कुछ काउंटर्स हैं जहां पर स्टॉक स्पेसिफिक मूव है। मिसाल के तौर पर टाटा टेली महाराष्ट्र करीब 5%, 4% ऊपर एक काउंटर खुला है। इसके अलावा एचएमटी से काउंटर्स में सरप्राइजिंगली खरीदारी होती हुई दिखाई दे रही है। एमटीएनएल फिर से देखिए 3% तक के गेंस देखने को मिले। यहाँ पर कुछ ज्यादा नए डेवलपमेंट्स तो आए नहीं है, हालांकि समय समय पर वो खबर आती है कि किसी तरह से रिवाइव किया जाएगा इन कंपनियों के बिजनेस को, लेकिन एचएमटी ऑफ कोर्स वो कंपनी वाइंड अप करने की प्रोसेस में है। ऑर्बिट कॉप 5% के गेंस दिखाता हुआ वॉल्यूम पिकअप स्टॉक में देखने को मिला है। साथ ही आप देखिए यहाँ पर उषा मार्टिन जैसे काउंटर्स में एक पुल बैक आता हुआ, ये काउंटर थोड़ा सा फ्लोट दिखाने में कामयाब रहा है। तो ऐसे कुछ काउंटर्स हैं जहां से सहारा जरूर मिलता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन कुछ काउंटर्स जिनकी पिटाई हो रही है उनमें देखिए आप अडानी एंटरप्राइजेस, जैसे हम आपको बता रहे थे कि क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में $16.5 बिलियन का यहाँ पर कंपनी निवेश करने वाली थी और लोकल लैंड ओनर्स ने रिजेक्ट कर दिए हैं इनके प्लान्स। इसमें माइन, रेल, पावर प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू होने वाला है। पोर्ट प्रोजेक्ट्स लैंड एक्विजिशन सिर्फ हिंदुस्तान में मुश्किल नहीं है, दुनिया भर की प्रॉब्लम है। कंसिडरिंग ऑस्ट्रेलिया में काफी ज्यादा जमीन है और कुछ तो यहाँ पर दिक्कतें उभर कर आई हैं, लेकिन अडानी एंटरप्राइजेस करीब 1.5% की गिरावट दिखा रहा है। वीडियोकॉन के लिए नेगेटिव न्यूज फ्लो आता हुआ दिखाई दिया था, तो उस स्टॉक पर भी नजर रहनी चाहिए। 0.5% का नुकसान इधर। जिंदल स्टेनलेस आपके लिए हाजिर करेंगे, यहाँ पर इनकी सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की मांग थी, उसको खारिज कर दिया है डीजीएस ने, तो जिंदल स्टेनलेस उस लिहाज से थोड़ा सा निराश जरूर दिखेगा। भूषण स्टील क्योंकि मिड कैप इंडेक्स से बाहर हुआ है तो इधर कुछ मुनाफा वसूली का दबाव। और बिंदु फार्मा आपके लिए हाजिर करेंगे। भारतीय इंफ्राटेल आपके लिए लेकर आएंगे क्योंकि जो भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर भारतीय एयरटेल ने
बोलियां लगाई हैं स्पेक्ट्रम के लिए पैसे अब वो चुकाएंगे। भारतीय इंफ्राटेल उनका कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेगा। 1% तक की गेन्स यहां पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैडिला हेल्थ केयर में करीब 2% तक की तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। इन्होंने करीब 50% हिस्सेदारी एक छोटी कंपनी में खरीदी है, तो उसका कुछ असर देखने को मिला। तो स्टॉक स्पेसिफिक्स पर हरकत जरूर देखने को मिल रही है, वरना आप कह सकते हैं देयर इज नथिंग रियली ग्रेट टू राइट अबाउट आज के मार्केट की मूव में। दो बड़े ट्रेड्स दिख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर और उनमें से पहला है रिलायंस कैपिटल। इस पर आप नजर रखिए, यहाँ पर एक वॉल्यूम के लिहाज से थोड़ा एक्शन होता हुआ दिखा है। बीएसई पर लगभग 7 लाख शेयरों का एक ट्रेड होता दिखा है बीएसई पर रिलायंस कैपिटल के काउंटर पर। 0.28%, 1/4% से ज्यादा की हिस्सेदारी कंपनी की बदलती हुई दिख रही है। रिलायंस कैपिटल में 7 लाख शेयरों का कारोबार 429 रुपए पर होता हुआ दिखा है बीएसई पर। तो ये एक वॉल्यूम के लिहाज से एक्शन होता हुआ दिखा है। और एक कम लिक्विड स्टॉक, कम सुर्खियों में रहने वाला गरवारे पोलीस सिर्फ बीएसई पर, और यहाँ पर लगभग 3% हिस्सेदारी कंपनी की बदली। यहाँ पर भी 6,94,000 शेयरों का कारोबार हुआ है बीएसई पर 79.5 के लेवल पर। यहाँ पर गरवारे पोली में भी एक एक्शन प्राइस के लिहाज से। लेकिन पहले इसी पर बात की जाए, रिलायंस कैपिटल पर यहाँ पर एक्शन होता हुआ दिखा है। स्टॉक 1% ऊपर भी है। क्या एक टेक्निकल बाउंस बैक पॉसिबल है राकेश इस स्टॉक पर? आज एक बड़ा सौदा भी होता दिख रहा है। अनिल जी, टेक्निकली देखें तो कल एक मेजर ब्रेकडाउन हुआ है स्टॉक के अंदर, और जिस तरीके से पैटर्न है, क्या कहते हैं, गिरावट यहां से रूल आउट नहीं की जा सकती है स्टॉक के अंदर। बट मेरा ऐसा मानना है, जिस तरीके से भी आपने एक ब्लॉक डील की बात करी है और काफी बड़ा ब्लॉक है, मेरा ऐसा मानना है कोई फ्रेश सेलिंग की पोजीशन के लिए रुकना चाहिए। कल के अगर लोज ब्रीच होते हैं तभी इसके अंदर सेल साइड की पोजीशन बनानी चाहिए, अदरवाइज काउंटर को अवॉइड करना चाहिए। टेक्निकली ये काफी वीक लगता है। कमजोर फिलहाल चार्ट्स पर दिख रहा है शेयर। एक काउंटर जहां पर अच्छी तेजी बन रही है, इन्फोसिस लीड करने की कोशिश कर रहा है, 1.5% का इजाफा। इनफैक्ट कंपनी ने इंडिकेशन दिया है, और कल शाम को एक खबर आई कि एवरेज वेज हाइक इस क्वार्टर में करीब 6.5% के आसपास होती हुई दिखाई देगी, जहां पर पिछले बारी 6 से 7% की वेज हाइक कर्मचारियों को मिली थी। टेक्नोलॉजी एक वीक विकेट थी कल के बाजार में, यहां पर भी हमने देखा काफी ज्यादा दबाव आया। इस पर आपकी क्या सलाह होगी? क्योंकि आज देखिए इन्फोसिस 1.5% ऊपर है, विप्रो में भी कुछ पुलबैक आता हुआ दिखाई दिया है। और नॉर्मली अप्रैल के महीने में सुनील, जहां पर पहले इन्फोसिस नतीजे पेश करता था और एक क्लियर कट डायरेक्शन मिलता था कि बाकी कंपनियों की ओर से क्या होगा, इन्फोसिस मिडल ऑफ द मंथ, बाकी कंपनियों के बाद शायद वो नंबर्स आएंगे। क्या होगा इन काउंटर्स में, क्या करना चाहिए आज? आज डेफिनेटली थोड़ा डिफिकल्ट कॉल होगा मेरे लिए हिस्सा, लेकिन डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि 2015 में इन्फोसिस विल परफॉर्म बेटर देन टीसीएस, जो मैंने पहले ही बताया था। अगर आप देखोगे तो बहुत सालों के बाद आज इन्फोसिस एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है विज़ विज़ टीसीएस। तो डेफिनेटली मेरी एक पिक जो रहेगी आईटी में, डेफिनेटली इन्फोसिस रहेगी। ओके, तो इन्फोसिस एक टॉप पिक दिखाई देगी। कुछ और काउंटर्स और वायदे बाजार के ट्रेड के लिहाज से मेटल्स में आपकी क्या सलाह है दीपेश? क्योंकि कैश में हमने देखा है सेसा स्टरलाइट, हिंडाल्को, टाटा स्टील, इन सब पर दबाव कल था, एक पुलबैक आया है। अगर आप पूरे टोटल एक रोलओवर्स की देखें तो एक मेटल्स और बैंकिंग ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही शॉर्ट हैवी है। सो बट मेटल्स ऐसा एक काउंटर है, पूरा एक सेक्टर है कि जो मैं सलाह नहीं दूंगा ये लेवल्स पे शॉर्ट करने की, बिकॉज अगर इसमें कहाँ भी एक शॉर्ट कवरिंग का स्पर्ट दिखा तो ये एक बहुत ही बड़ा आउट परफॉर्मेंस माना जा सकता है मार्केट के लिए अप्रैल एक्सपायरी के लिए। सो ये लेवल्स पे जिस हिसाब से शॉर्ट हैवी है, मुझे लग रहा है कि मे बी ये लेवल से फर्दर शॉर्ट्स क्रिएट करना एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी नहीं होगा ट्रेडिंग के लिहाज से। बट एक इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मे बी ये काउंटर में एग्जिट करने को देख सकते हैं लोग। बट इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग इज कंसर्न फॉर द अप्रैल एक्सपायरी, आई डोंट थिंक पीपल शुड गो फॉर द शॉर्ट इन द सेक्टर। वाली इस समय ना करें अप्रैल के महीने के लिहाज से। बहुत बहुत धन्यवाद दीपेश, सुनील और राकेश हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए मार्केट्स पर। तो कल की भारी मार के बाद बहुत ही माइल्ड अप मूव आया है, 8374 पर 31 पॉइंट्स की बढ़त निफ्टी में देखने को मिल रही है। और सेंसेक्स आप देखिए 115 अंक ऊपर है, 27,573 के लेवल्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी 100 पॉइंट की बढ़त। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे बाजार में फंड्स का क्या रुझान रहेगा उस पर हम राय लेकर आएंगे HDFC लाइफ के CIO प्रसून गजरी की।
कल की 650 पॉइंट की गिरावट के बाद बाजार कुछ रिकवर करने की कोशिश में जरूर दिखा है। सेंसेक्स आप देखिए 150 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी में 8387 के आसपास कारोबार बनता हुआ दिखाई दिया है और मिड कैप इंडेक्स में भी 80 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। हैवी वेट्स जो कल काफी ज्यादा पिटे थे और जिनमें हमने देखा था अग्रेसिव बिकवाली होती हुई दिखाई दी थी, जो स्टॉक सबसे ज्यादा गिरे वहीं पर पुल बैक आया है। 2190 पर कर रहा है कारोबार इन्फोसिस 2% की बढ़त के साथ। एल&टी ये इतना ज्यादा नहीं टूटा था कल के सत्र में, यहाँ पर 1.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। आइडिया सेलुलर जिसने सबसे ज्यादा अग्रेसिव बोलियां लगाई थी स्पेक्ट्रम ऑक्शन में, वहां पर आप देखिए 1% से ज्यादा का इजाफा। इनफैक्ट मैक्वायरी का टारगेट है आइडिया पर करीब 200 रुपए का, शायद उसका भी असर बनता हुआ। मेटल्स जहां पर भारी भरकम बिकवाली का प्रेशर पिछले कुछ दिनों में देखा गया है। हिंडाल्को आपके लिए हाजिर करते हैं करीब 1% ऊपर, इसका साथ दे रहा है सेसा स्टरलाइट का स्टॉक। साथ ही टाटा स्टील में भी हमने देखा है करीब आधे % तक की बढ़त बनती हुई दिखाई दी है। जो निफ्टी के नए एंट्रेंट्स है उसमें आइडिया की हमने बात की, साथ ही साथ येस बैंक भी आपके लिए हाजिर करेंगे, तो वहां पर आधे % का ही इजाफा देखने को मिल रहा है 811 पर ट्रेड करता हुआ। लेकिन येस बैंक के सामने जो बाकी ओल्ड टाइमर्स है निफ्टी और सेंसेक्स के, वहां पर ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। HDFC बैंक 1% ऊपर है। ICICI बैंक में हमने देखा लगभग 1% तक की बढ़त देखने को मिली है। तो बैंकिंग काउंटर्स की ओर से कुछ सहारा मिलता हुआ जरूर दिखाई दिया है। प्रेशर कहां पर है? M&M 1.5% नीचे। सनफार्मा डॉक्टर रेड्डीज में कुछ मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दी है। गेल में 1% का नुकसान। ऑटो काउंटर्स आप कह सकते हैं, खासतौर से 4 व्हीलर स्पेस में M&M टाटा मोटर्स में मुनाफा वसूली हावी है। मारुति सुजुकी भी अब हल्के से नेगेटिव रुझान के साथ कारोबार करता हुआ और FMCG काउंटर्स में भी हमने देखा है ITC HUL जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। तो ये फिलहाल पूरी पिक्चर मार्केट की जरूर बनती हुई दिखाई दे रही है। और आप देखिए मिड कैप साइड पर भी इंडेक्स जो है 80 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है। यहां पर कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं। ILFS इंजीनियरिंग आपके लिए हाजिर करेंगे, 7% से ज्यादा का मूव इस स्टॉक में बनता हुआ दिखाई दिया है। वॉल्यूम एक्शन इसमें अच्छा खासा देखने को मिला है ILFS इंजीनियरिंग में। सद्भाव इंजीनियरिंग में भी आप देखिए करीब 4% तक की तेजी बनती हुई। इसके अलावा अहमदनगर फोर्जिंग जहां पर काफी बड़ा फंड एक्शन देखने को मिला था पिछले कुछ दिनों में, वहां पर भी अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। तो 4% ऊपर ये काउंटर भी। टाटा टेली महाराष्ट्र 8 रुपए का शेयर है। यहां पर खबरें ऐसी सुनने में आ रही है कि शायद टेलीनॉर का बिजनेस एक्वायर कर सकते हैं। स्टॉक में कुछ तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। रियल्टी काउंटर्स में ऑबिट कॉप, कोल्टे पाटिल जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर थोड़ी सी खरीदारी बनती हुई दिखाई दी है। यह है फिलहाल बाजार की अब तक की स्थिति। लेकिन फंड्स इस समय मार्केट में कर क्या रहे हैं? HDFC लाइफ के CIO प्रसून गजरी हमारे साथ मौजूद हैं। गजरी साहब, स्वागत है आपका। कल हमने देखा बाजार में एक बहुत बड़ा झटका लगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक्सपायरी का असर था, कुछ कह रहे हैं कि ग्लोबल पिक्चर फिर से नरम पड़ रही है। ऐसे में आपका क्या रुझान रहेगा? क्या गिरावट का आप जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां फायदा उठाएंगी, इक्विटीज में ज्यादा एक्सपोजर लेंगी? देखिए, बिल्कुल हमारे हिसाब से जो गिरावट है एक अच्छा मौका मिल रहा है वापस इन्वेस्ट करने के लिए। अगर कैश है किसी के पास तो डिप्लॉय हो सकता है इस मार्केट में, क्योंकि हमारी जो बेसिक व्यू है वो चेंज नहीं हुई है। कल की गिरावट जो भी है, जो भी उसका कारण रहा हो, हमारा जो 12-18 महीने का व्यू है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है इसके कारण से। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा मौका मिल रहा है। अगर कैश है डिप्लॉय करने के लिए तो अवश्य उसको बाजार में लगाना चाहिए इस वक्त। प्रसून जी, जैसे आप कह रहे हैं कि आपका जो कमिटमेंट है वो लॉन्ग टर्म पैसे का हमेशा होता है, लेकिन भारतीय बाजारों में जो ट्रेंड सेट होता है वो FIIs के पैसे से ही होता है। अब सुनने में आ रहा है और काफी सारी रिपोर्ट्स भी आने लगी है कि शायद FII फ्लो थोड़ा सा ड्राई आउट होगा। ऐसे में अगर FIIs बड़े पैमाने पर पैसा नहीं लगाएंगे तो क्या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में उतनी हिम्मत होगी इस मार्केट में तब भी खरीदारी करने की? देखिए, अगर FIIs का सवाल है तो अगर इस महीने के नंबर भी देखे जाएं तो FIIs का नंबर अभी तक पॉजिटिव है। हालांकि मार्केट गिरा है लेकिन FIIs का अभी तक नंबर पॉजिटिव है। अगर हम पिछले 5 से 7 साल का डेटा भी लेते हैं, FIIs एक्सेप्ट फॉर 1-2 साल जहां 2008 में जैसे कि बहुत गिरावट आई थी, उसको अगर छोड़ दें तो इफेक्टिवली हमारे फ्लोज जो FIIs की तरफ से हैं काफी स्टेबल रहे हैं। और जिस हिसाब से भारतीय अर्थव्यवस्था का जो सूचक है इस वक्त, जो मैक्रो इंडिकेटर्स इस वक्त नजर आ रहे हैं, उसके हिसाब से भारत एक ऐसी मार्केट है जहां ग्रोथ अच्छी रहने की उम्मीद है। इन्फ्लेशन लो रहेगा, इंटरेस्ट रेट शायद नीचे आएंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रहेगा।
तो अगर आप सब चीज़ों को मद्देनजर रखें तो ये देखा जाएगा कि भारतीय बाजार जो है बाकी मार्केट के हिसाब से काफ़ी अच्छा लगेगा जो भी विदेशी निवेशकों को उसके लिए। तो मेरे हिसाब से अगर FIIs 1-2 महीने के लिए कम निवेश भी करते हैं तो वो कुछ मेरे हिसाब से हमारा व्यू चेंज नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमें ये लगता है कि जब भी किसी भी FII को किसी इमर्जिंग मार्केट में पैसा डालना होगा तो भारतीय बाजार एक बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत आकर्षक उनके लिए इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन लगेगी। तो मेरे को ऐसा कुछ आशंका नहीं है कि FIIs इस बाजार से चले जाएंगे या बहुत आउटफ्लो होगा या अगले 12 महीने में FIIs का निवेश कम होने की कुछ आशंका है। तो मेरे को ये शॉर्ट टर्म अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर होता है तो वो अच्छा आप बेसिकली कह रहे हैं अगर FIIs छोटी अवधि में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली कर भी लेते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आप जैसी कंपनियों के फ्लोज पर और भारतीय इकोनॉमी के जो आपने बुलिश कन्विक्शन लिया है उस पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप बुलिश है और अगर इस बाजार में लीडरशिप आनी है, नॉर्मली हम कहते हैं कि वो फाइनेंशियल्स लीड करेंगे, वो हिस्ट्री रही है पिछले 2-3 तेजी की साइकिल्स में हमने देखा है कि फाइनेंशियल्स की ओर से अच्छा खासा तेजी का मूव आया है। क्या भी आपको लग रहा है यहाँ पर एक बड़ी तेजी बाकी है फाइनेंशियल काउंटर्स में, और अप्रैल 7 क्या वो एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि कितनी और अग्रेसिव तेजी होगी? जी डेफिनेटली फाइनेंशियल्स में तेजी होने की हमें पूरी उम्मीद है। उसका कारण सीधा है कि जो फाइनेंशियल्स हैं वो जब GDP ग्रोथ अच्छी होती है, बेहतर होती है, उसके पहले रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एक तरह से। तो हमारे हिसाब से क्रेडिट ग्रोथ आगे जाके बढ़ना चाहिए, इंटरेस्ट रेट और नीचे आने चाहिए, और इस कारण से जो फाइनेंशियल्स में है तेजी आना हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो अभी थोड़ी देर कुछ महीनों से थोड़ा ठहराव आ गया फाइनेंशियल्स में या थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है वो चेंज हो जानी चाहिए, और फाइनेंशियल्स इस मार्केट को डेफिनेटली लीड करेंगे। फाइनेंशियल्स इस मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा हैं और आगे चल के भी रहेंगे। तो सिलेक्टिव स्टॉक सिलेक्टिव जरूर होना पड़ेगा उसमें, लेकिन एज अ सेक्टर मेरे हिसाब से फाइनेंशियल्स इस मार्केट को फिर से लीड करेंगे। इसके अलावा आपको क्या लग रहा है कि कौन से क्षेत्र से फिर और ज्यादा मदद मिलती हुई दिखाई देगी फाइनेंशियल्स के अलावा? क्या कहां पर मौके इस समय होंगे? देखिए हमारा मानना तो यही है कि जो भी सेक्टर हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती आने से या भारत में कुछ रिफॉर्म होने से जिनमें पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, उन्हीं सेक्टर में ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। तो हम जो भी अर्ली साइंस ऑफ कॉर्पोरेट केपेक्स होएगा, जो सेक्टर्स उनसे जिन सेक्टर्स को उनसे फायदा होगा उन सेक्टर्स को, उन कंपनीज की तरफ ध्यान देंगे। अगर कुछ रिफॉर्म्स हो रहे हैं उसके कारण जिन सेक्टर्स पे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा उनकी तरफ ध्यान देंगे, और इसके साथ साथ जो भी अच्छी कंपनीज होंगी एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स में उन पे ध्यान देंगे। तो पर जो फोकस रहेगा पोर्टफोलियो का उसी पे रहेगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उसमें जो इंप्रूवमेंट होगी, उससे जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उससे जुड़े हुए सेक्टर हैं, उन पे ध्यान दिया जाए। तो शायद जो कंपनियां इन्वेस्टमेंट डिमांड को फीड करेंगी वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ऐसे में प्रसून जी, अगर आपने 100 रुपए लगाने हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से, आपको क्या लग रहा है ज्यादा जो पैसा लगेगा वो फिर कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, इंफ्रा रिलेटेड कंपनियों में लगेगा, या फिर एक 50-50 प्ले रहेगा जहां पर आप आधा पैसा फाइनेंशियल्स में लगाए और बाकी पैसा बांट दे इन 3-4 सेक्टर्स में? देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-3 सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए। जैसे कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशनल निवेशक है वो तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो हर समय मेंटेन करेगा। ये जरूर हो सकता है कि वो इस वक्त एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स में, जो भी सेक्टर्स में उसको कम पसंद है, उसमें थोड़ा कम वेटेज एलोकेशन करे, परंतु हमारे हिसाब से अगर कुछ ओवरवेट सेक्टर्स इस वक्त होने चाहिए किसी के पोर्टफोलियो में, वो डेफिनेटली भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए सेक्टर ही होने चाहिए, जिसमें फाइनेंशियल्स, कैपिटल गुड्स जो कि अर्ली साइकिल केपेक्स में काम आएंगे, वो चुनिंदा कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स जहां पे बैलेंस शीट में कोई तकलीफ नहीं है। हमारे हिसाब से सीमेंट का क्षेत्र एक और अच्छा सेक्टर है। तो ऐसे सेक्टर्स में ओवरवेट होना इस वक्त हमारे हिसाब से बनता है, और जो डोमेस्टिक डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है, जो अर्बन कंजम्पशन है, उसमें हमें तेजी आती हुई लगती है अगले 6 से 12 महीने में। तो उससे जुड़े हुए सेक्टर हैं जो उनमें निवेश बनता है, तो उन सेक्टर्स पे ओवरवेट रहने का हमारा इस वक्त का जो व्यू है।
गजरी साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। तो अब भी लॉन्ग टर्म निवेश के लिहाज से बाजार अट्रैक्टिव है और आने वाले समय में शॉर्ट टर्म के लिए अगर एफआईआईज की ओर से थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली का दबाव भी आता है, जो कन्विक्शन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की है लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिहाज से, चाहे वो विदेशी संस्थागत निवेशक भी हों, वो बदलने वाला नहीं है। तो शायद डिप का मौका उठाने वाले हैं ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग टर्म निवेशक। ऐसे में सीमेंट इंफ्रा कंपनियों में फोकस रहेगा, बायस होना चाहिए। इसके अलावा फाइनेंशियल्स में उनको लग रहा है एक अच्छा मौका है पैसे लगाने का, और साथ ही साथ डोमेस्टिक कंजम्पशन वाली स्टोरीज भी हैं जो अगले 6 से 12 महीनों में आपके लिए अच्छे रिटर्न्स कमाएंगी। शायद वहीं पर ज्यादा पैसा फ्लो करेगा इन इंस्टीट्यूशंस की ओर से। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा है बाजार में जिसके चलते हमने देखा पिछले कुछ दिनों में काफी वॉलेटिलिटी भी देखने को मिली है, समय समय पर मुनाफा वसूली होती भी दिखाई दी है। अगला हफ्ता छोटा रहने वाला है, साथ ही बैंक हॉलिडेज काफी ज्यादा है। ऐसे में दबाव बन रहा है ट्रेडर्स पर, निवेशकों को कि कम से कम पोजीशंस रखें। दिलीप भट्ट हमारे साथ होंगे ये बताने के लिए कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आज के दिन, सोमवार और मंगलवार के दिन। ब्रेक के बाद बाजार पर नजर रखें। यहाँ पर मामूली बढ़त ही देखने को मिल रही है, भले ही 100 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त के साथ शुरुआत की हो सेंसेक्स ने, अब सिर्फ 60 अंकों का ही इजाफा रह गया है और अब महज 11 से 10 अंक ऊपर है निफ्टी, यानी कि ऊपरी लेवल्स पर हल्की सी मुनाफा वसूली का दबाव बनता हुआ। मिड कैप इंडेक्स में जोश था, 80 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली थी, लेकिन अब आप देखेंगे तो ये गेन्स जो हैं वो हवा होते हुए दिखाई दे रहा है। हीरो मोटोकॉर्प 1.5% फिसला है, M&M 1.5% नीचे, एक्सिस बैंक में अब बिकवाली आ गई है। ये फिलहाल बाजार को नीचे खींच रहे हैं। लेकिन एक और चीज जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए, अगला हफ्ता लंबी छुट्टियों वाला है और साथ ही 31 मार्च की क्लोजिंग भी है। ऐसे में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिलीप भट्ट, जॉइंट MD प्रभुदास लीलाधर के। दिलीप जी, पिछले हफ्ते से हमने देखा है मार्च 31 जो ईयर क्लोजिंग होता है उसका असर बाजार पर पड़ने लगा। कई सारे लोग मुनाफा वसूली करते हुए दिखाई दिए थे, शायद मार्जिन मनी ब्रोकर्स मांग रहे हैं। क्या स्थिति आपको दिखी है? क्या आपने भी अपने क्लाइंट्स को बोला है जल्द से जल्द अपनी पोजीशन हल्की करें, पैसा रखें अपने हाथ में? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन हमने देखा काफी डीप करेक्शन इसको माना जाएगा, और जिस तरह से एक दो फैक्टर साथ में आ गए अपार्ट फ्रॉम 31 मार्च, उसकी वजह से उसका काफी कंपाउंडिंग इम्पैक्ट आया मार्केट पे, और एक तरह से थोड़े जरा वो बॉर्डरिंग ऑन पैनिक जिसको कहते हैं वैसी सिचुएशन आ गई थी। बट ऐसा लग रहा है कि शायद ये सिचुएशन मे कंटिन्यू लाइक दिस, अ लिटिल साइडवेज और लिटिल वल्नरेबल, और एक 10-15 दिन के लिए तो नॉट इम्पॉसिबल, क्योंकि आफ्टर सच अ बिग फॉल, और जैसे आपने भी बहुत सही कहा कि 31 मार्च आ रहा है, उसके बाद काफी छुट्टियां हैं, और जिस तरह से इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं तो कोई सामने आके अपना कमिटमेंट नहीं करेगा, पोजीशन हल्का ही रखेगा। हमने भी क्लाइंट को वही कहा है कि जरा ओवरऑल ट्रेड वेरी केयरफुली, वेरी कॉशियसली, और कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिस मार्केट ब्रॉडली ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस स्टिल रिमेन्स टू बाय ऑन डिप्स। मुझे लगता है और एक 1.5-2 साल में तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद बुल मार्केट इज देयर, ऑप्टिमिज्म विल कंटिन्यू इन द मार्केट्स, इकोनॉमिक रिकवरी इज अ डिफरेंट फैक्टर। क्योंकि आपने कहा है कि आप अपने क्लाइंट्स को कह रहे हैं कि आजकल में ही जो भी सौदे करने हैं निपटा दीजिए इस ईयर क्लोजिंग के चलते। दिलीप जी, अगर बिकवाली की पोजीशन किसी को लेनी है, क्या आज फ्राइडे का दिन ही वो आखिरी मौका होगा? क्योंकि अगर सोमवार को कोई बिकवाली करता है या फिर मंगलवार को, तो पे आउट फिर अगले हफ्ते ही होने वाला है, यानी कि 6 अप्रैल वाले हफ्ते में। तो मुझे लगता है कि ये इट डिपेंड्स अपॉन हाउ एवरीबडी इज फॉलोइंग। लेकिन अगर आप 31 मार्च के पहले बेचते हैं तो वो द सेल इज कंसिडर्ड टू बी मोर इम्पोर्टेंट, विच इज देयर ऑन एन अक्रूवल बेसिस। अगर आप पूरा कैश के साथ ट्रांजैक्शन करें ऑन अ कैश अकाउंटिंग बेसिस तो शायद 31 मार्च को बेचे तो अगले ईयर में आ जाएगा। लेकिन ऑन एन अक्रूवल बेसिस मेरे हिसाब से अगर 31 मार्च तक भी अगर आप बेचते हैं तो शायद इट विल स्टिल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ 31 मार्च ईयर एंड।
ओके लेकिन इस समय आपको क्या लग रहा है, कितना सेंटिमेंट फिर बिगड़ रहा है इन 3-4 फैक्टर्स की वजह से? एंड द वेरी फैक्ट इज कि मार्च सीरीज बेहद खराब रही है, अप्रैल सीरीज की शुरुआत भी हम देखें थोड़ी सी नरमी के साथ ही होती हुई दिखाई दी है, तो कैसे आप ऑप्टिमिज्म मेंटेन करेंगे? क्लाइंट्स के बीच अब क्या मूड बन रहा है? बिल्कुल, अगर आपने देखा रहेगा कि मार्च इमीडिएटली आफ्टर द बजट जिस दिन रेट कट आया उस दिन इंडेक्स ने 9200 का इंट्राडे पीक लिया था निफ्टी ने, और आज इट इज क्लोज टू अराउंड 8400. तो इट्स अ डीप कट फ्रॉम द टॉप. लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने कहा कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं तो जरूर आप शायद इस in this heavy crash people must have lost very badly because volatile भी काफी था. और अगर आप जरा स्लाइटली लॉन्गर टर्म में देखें तो मैं अभी भी यही मानता हूं कि दिस मार्केट फॉर इन्वेस्टर्स appears to be a good market to buy on the dips and accumulate instead of buying the full amount एक साथ. लेकिन अगर आप कह रहे हैं मार्केट्स में डिप पर खरीदारी की जाए, दिलीप आप देखिए कल कहां पर मारपीटी, बैंक निफ्टी फिर से टूट गया, टेक्नोलॉजी काउंटर्स में भारी भरकम दबाव देखने को मिला, मेटल्स काफी ज्यादा कमजोर थे. तो क्या आप इन्हीं पिटे हुए एरियाज में वैल्यू ढूंढ रहे हैं या फिर आप थोड़ा सेफ खेलना चाहेंगे? फार्मा जो अब तक परफॉर्म कर चुका है, यहाँ पर ज्यादा नेगेटिव्स नहीं, स्पेशली विद द बिग बॉयज, वहां पर पैसा कमिट करेंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि मार्केट में ऑप्टिमिज्म काफी अच्छा है, तो वो गुडविल फॉर द न्यू गवर्नमेंट इज स्टिल वेरी मच देयर, और उसके रहते हुए एक ऑप्टिमिज्म भी काफी अच्छा है. और सेकंड है इकोनॉमिक रिकवरी, जो अब काफी लोग कंसीड कर रहे हैं कि शायद इकोनॉमिक रिकवरी कोई जल्दबाजी से होगी नहीं, और द रिकवरी विल बी स्लो एंड वेरी ग्रेजुअल, और वहां पर पेन जरूर रहेगा. ये दोनों को नजर रखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद यू शुड फोकस मोर still on the frontline stocks, be in the better known names and invest in them, whether it is bank or banking in the private sector or the frontline banks, or whether it is अगर आप फार्मा में देखो तो भी फार्मा में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज में प्रोएक्टिवनेस है और रेजिलियंस भी है. ओके दिलीप, तो आप कह रहे हैं कि सेफर प्ले बिग बॉयज फ्रंटलाइन काउंटर्स में. वेरी क्विकली मैं आपका सवाल आपसे एक और सवाल पूछूंगी. क्या संभावना है कि अगले 10-15 दिनों में बाजार में इतनी गिरावट आए कि 8200 के लेवल्स भी देखे जाए? अगर आपने देखा है कि जिस तरह से कल ऑलमोस्ट अगर 200 पॉइंट निफ्टी में चला गया एक ही दिन में, एक वल्नरेबल पोजीशन का जो कंपाउंडिंग इंपैक्ट आया बिकॉज ऑफ दी गल्फ टेंशंस, तो यहां से अगर एक और 100-150 पॉइंट्स 10 दिन में निकल जाए तो मुझे लगता है इसमें कोई नई बात नहीं होगी. वन शुड नॉट डिस्काउंट दैट कि ऐसा नहीं होगा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. So that's why I say one has to be a little careful, but slightly on a longer term basis, this will still be the area around which one can gradually accumulate. Okay, तो भारी भरकम दबाव भी देखने को मिल सकता है आगे, लेकिन वो मौका रहेगा उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में पैसे नहीं लगाए. बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप, हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय दी. Always a pleasure. निफ्टी एक बार फिर आपके लिए हाजिर करते हैं. महज 18 अंकों की ही बढ़त देखने को मिल रही है, 8360 पर इस समय कारोबार. लेकिन अप्रैल सीरीज की शुरुआत हो चुकी है, थोड़ी सी धीमी ही सही. क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस नई सीरीज में, कहां पर पैसा बनेगा, इस सब पर बात करेंगे आदित्य बिरला मनी के डेरिवेटिव हेड हेमंत ठुकराल से. आप देख रहे हैं पहला सौदा सीएनबीसी आवाज पर. मार्केट्स में ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली आती हुई मुश्किल रहा है मार्केट को अपने 100 पॉइंट की बढ़त को मेंटेन कर पाना. अब सिर्फ 44 अंक ही ऊपर है. लेकिन नई सीरीज की शुरुआत निफ्टी जहां पर हम देख रहे हैं 8356 के आसपास ट्रेड कर रहा है. कल एक्सपायरी के साथ ही एक तगड़ा झटका लगा और 8400 के हम नीचे सीधे पहुंचे हैं. तो इस सीरीज की शुरुआत एक थोड़े से नेगेटिव नोट पर जरूर हो रही है. 8445 पर अप्रैल सीरीज का प्रीमियम निफ्टी ट्रेड कर रहा है और 88 पॉइंट का प्रीमियम देखने को मिल रहा है. हेमंत ठुकराल हमारे साथ जुड़ गए हैं, आदित्य बिरला मनी के डेरिवेटिव हेड. हेमंत, गुड मॉर्निंग. कल का दिन ऑफ कोर्स काफी कठिन रहा है कई सारे ट्रेडर्स के लिए.
समय समय पर मुनाफा वसूली पिछले हफ्ते तो हो रही थी, लेकिन कल वो बड़ा झटका लगा। अब नई सीरीज की शुरुआत में कॉन्फिडेंस लेवल्स क्या हैं? क्या आप को कुछ तेजी की एक्सपेक्टेशन है या फिर ये सीरीज भी थोड़ी बहुत मुश्किल वाली रहेगी? गुड मॉर्निंग हर्षिता, मेरे हिसाब से जिस तरह से रोल ओवर्स हुए हैं और जिस तरह से ऑप्शंस पोजीशंस बनी हैं, मेरे ख्याल स्ट्रक्चरली मार्केट थोड़ा सा वीक हो गया है। और जो जिस तरह से कल 100 DMA जिसके नीचे हम बिल्कुल ट्रेड नहीं कर रहे थे, टेक्निकल एक बात है, उसके नीचे हमने बहुत कंफर्टेबली उसके नीचे बंद दिया। तो काफ़ी जो अगर आप डेटा पॉइंट्स भी निकालें डेरिवेटिव्स में, जैसे रोल ओवर्स जो हुए हैं वो बिलो एवरेज हुए हैं, यानी लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड की गई हैं, तो ट्रेडर्स का इंटरेस्ट कम भी हो रहा है मार्केट में। और अगर आप ऑप्शंस में भी देखें तो कल 86 की कॉल में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ, 14.5 लाख शेयर एक दिन में ऐड हुए हैं, और आज भी सुबह शुरुआती दौर में ही 1 लाख शेयर ऐड हो गया है। तो मेरे ख्याल से ये सब सिग्नल कर रहा है कि रेजिस्टेंस लेवल्स जो हैं वो अब नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बाजार को हर उत्तरी स्तर पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर झेलने को मिलेगा। एक चीज़ ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा कि इस लेवल पे बेचना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ओवरसोल्ड लग रहा है, तो एक टेक्निकल रिबाउंड आएगा। मेरे हिसाब से एक बार दोबारा से निफ्टी अपना जो 100 डेज मूविंग एवरेज है 85-30 उसके पास जाने की कोशिश कर सकता है। वहाँ पे आपका एक सेलिंग का मौका मिलता है। 86.30 का स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि जैसे मैंने कहा 86 में ही सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रही है, तो वो लेवल शायद हम क्रॉस नहीं कर पाएं। और नीचे स्तर पे अब की बार मुझे लगता है हम शायद 8200 भी टेस्ट करेंगे, 82-8250। तो एज पर सीरीज मुझे अभी भी लग रहा है वीकनेस ही रहेगी, और निफ्टी फ्यूचर्स के इस लेवल्स पे, स्पॉट लेवल्स पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन स्ट्रैटेजी मैं और सजेस्ट कर सकता हूं कि हर राइज पे आप 88 का कॉल बेचिए, 30 से 45 रुपए के बीच में प्रीमियम में आपके ये 88 कॉल बिक जाएगा, और आप स्टॉप लॉस वही रखिए 86.30 स्पॉट पे। मेरे ख्याल से ये कॉल 0 हो जाएगी 88 की एज वी मूव फॉरवर्ड। ओके, तो आगे बेसिकली आगे और प्रेशर रहेगा, तो उसकी तैयारी होनी चाहिए। हेमंत, ऐसे में फिर किन स्टॉक्स में आपको लग रहा है पोजीशन होनी चाहिए, और क्या स्टॉक्स में भी आप बिकवाली की पोजीशन प्रेफर करेंगे होल्ड करना, या फिर आपको लग रहा है कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर लॉन्ग ऐड किए जा सकते हैं? देखिए, मेजॉरिटी ऑफ दी स्टॉक्स मेरे ख्याल से प्रेशर में ही रहेंगे, बट एक आध स्टॉक मैं जरूर बताना चाहूंगा जहां रोल ओवर्स बहुत अच्छे हुए हैं, जैसे कि अशोक लेलैंड। विद इन दी ऑटो पैक 90% रोल ओवर्स हुए हैं अशोक लेलैंड में। रोल ओवर कॉस्ट बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है। स्टॉक ने बहुत अच्छे जोन से, टेक्निकली एक जोन से सपोर्ट लिया है, 65-66 बहुत अहम सपोर्ट है इसका। तो अगर 65 एज अ स्टॉप लॉस ये होल्ड करता है फॉर पोजिशनल ट्रेडर्स, तो टारगेट एक बार दोबारा 74-75 बनता है। अगर आप इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए करें तो 67 का स्टॉप लॉस रखें और 73 का टारगेट रखें। तो ये स्टॉक मुझे एक बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा एक और मझोला काउंटर IT का, हेक्सावेयर, उसमें भी रोल ओवर्स बहुत अच्छे हुए हैं, 84% पोजीशंस रोल हुई हैं, और कॉस्ट ऑफ कैरी भी बहुत पॉजिटिव है। स्टॉक ने कल, जहां पूरी मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, स्टॉक ने कल एक नया 52 वीक हाई बनाया है। मेरे ख्याल से ये काफी अच्छे अंदेशे हैं स्टॉक के लिए। अभी भी ये रन अप अच्छा ही रहेगा। मेरा टारगेट 325 रुपए का है, और मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 285-290, जहां पे से हेक्सावेयर ने ब्रेकआउट दिया है। मेरे ख्याल अब वो बहुत एक अहम सपोर्ट लेवल बनकर सामने से आएगा। शुक्रिया हेमंत, हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। अप्रैल सीरीज के लिए, अप्रैल सीरीज में बिकवाली हावी हो सकती है, लेकिन हेमंत का कहना है मौजूदा भाव पर बिकवाली ना करे। 85-50 के ऊपर अगर बाजार निकलता है तो तब एक शॉर्ट की पोजीशन बनाए, लेकिन याद रखिए 8200, 8250 तक के लेवल्स तक फिसल सकता है निफ्टी, और वो मझौले काउंटर्स में इस समय मौका देख रहे हैं, अशोक लेलैंड, हेक्सावेयर जैसे स्टॉक्स। तो ये है फिलहाल राय अप्रैल सीरीज के लिए। ब्रेक में जाते जाते देख लेते हैं सेंसेक्स निफ्टी की हालत क्या है। लास्ट 40 अंकों की बढ़त रह गई थी सेंसेक्स पर, और निफ्टी भी आप देखें तो 8356 के आसपास कारोबार करता हुआ। तो सुस्ती छाई हुई है, अपने सुबह के गेंस को होल्ड कर पाने में मुश्किल हो रही है सेंसेक्स और निफ्टी दोनों को ही। लेकिन नजरें रहेंगी आगे कमोडिटी मार्केट की शुरुआत कैसी रहती है, जहां पर ब्रेंट क्रूड फिर से $60 के आसपास दिखने लगा है। आज आपकी क्या रणनीति हो MCX में, इस सब पर हमारी नजर रहेगी। इस छोटे से ब्रेक के बाद आपके लेकर आएंगे कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग और आवाज IPL।